जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक एनर्जी? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैरिंग करंट एंड एनर्जी डेंसिटी इन अ इंडक्टर। मतलब आज हमने जो डिस्कस करना है, एक मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, और दूसरा हमने मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के अंदर कैसे स्टोर होती है, और साथ ही हमने मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे आज पढ़नी है। सबसे पहले हम जो यहाँ पे देखेंगे वो मैग्नेटिक एनर्जी होती क्या है, उसको हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी हमारे पास बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को ही हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से या किसी भी इंडक्टर के अंदर से या सोलेनॉइड के अंदर से जब हम करंट पास करवाते हैं तो उसके इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। हमें पता है कि हम करंट को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। करंट बेसिकली एक एनर्जी है जो कि कैरियर ऑफ चार्जेस होते हैं। इनको हम दो चीज़ों के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एक कैपेसिटर के अंदर और एक इंडक्टर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, मतलब चार्जेस जो कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर आके अट्रैस्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। और जो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती हैं या जो चार्जेस वहाँ पे स्टोर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वही बेसिकली क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू एम। इसको यू एम से डिनोट किया जाता है। इसके ऐसे यूनिट जूल है, चूँकि एनर्जी है तो एनर्जी की आगे ये मैग्नेटिक एनर्जी इसकी टाइप है तो इसके यूनिट भी वही होंगे, जूल इसके यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास ये मैग्नेटिक एनर्जी किस वजह से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि एक इंडक्टर है, उस इंडक्टर के अंदर से जब चार्ज कैरियर पास करेंगे या वहाँ से करंट पास करेगा तो उस इंडक्टर के इनसाइड बहुत स्ट्रांग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन वीक होगा कुछ जगहों पे और कुछ जगहों पे स्ट्रांग होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आउटसाइड द इंडक्टर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द इंडक्टर। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे हम कहेंगे कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम इसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। इसके लिए हमने लेट किया हुआ है कि एक हमारे पास ये डायग्राम के अंदर कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल। ये हमारे पास इंडक्टर है, ये जो कि सर्किट में लगा हुआ है। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आर एल सीरीज सर्किट के नाम से भी इसको पढ़ सकते हैं। आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर इस टॉपिक का नाम मैग्नेटिक एनर्जी के नाम से भी है, और यहाँ से इसको जो आर एल सीरीज सर्किट के नाम से भी ये टॉपिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको आर एल सीरीज सर्किट इस वजह से कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, और रेजिस्टर ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इस वजह से इसको आर एल सीरीज सर्किट कहते हैं। पूरी डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है एल है, ये हमारे पास रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच का क्या काम है अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ये हमारे पास एक अप्लाइड वोल्टेज है, या जो पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया हुआ है इस आर एल सीरीज सर्किट के अंदर। देखिए आप यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये हमारे पास एक स्विच है इस पूरे सर्किट का। अगर ये स्विच ए के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है तो ये एक क्लोज सर्किट बन जाता है, इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और अगर ये स्विच बी के साथ कनेक्ट हो जाता है तो ये क्लोज सर्किट तो बनता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का क्लोज सर्किट तो बन जाता है, और ये बैटरी यहाँ से निकल जाती है जब ये क्लोज सर्किट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अप्लाइड पोटेंशियल नहीं है, इस वजह से ये डिसएक्टिव सर्किट होगा। लेकिन अगर ये स्विच ए के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है
तो तब ये बैटरी के साथ इसका एक क्लोज सर्किट बनेगा, तो देन यहाँ पे करंट फ्लो होगा। जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तभी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इस इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ या जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसको वी एल का यहाँ पे नाम दिया जा रहा है। और इसकी इंडक्टेंस हमने सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ चुके हैं कि इसकी इंडक्टेंस जिसको एल से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास रजिस्टर है। इस रजिस्टर के क्रॉस ये जो पोटेंशियल प्रोवाइड किए इसकी वजह से जो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल लॉस हो रहा है वो हमारे पास वी आर है। ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है। ये सारी जो है उस की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। इसको ऑसिलेटर सर्किट भी बोलते हैं। ये टर्मिनल जब ए के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो ये कैपेसिटर के ये जो इंडक्टर है ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने से मुराद ये एनर्जी यहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगी। जब ये फुली स्टोर हो जाएगा तो ये सर्किट ए से उतर के बी के साथ अगर कनेक्ट हो जाता है तो जितना इसके ऊपर एनर्जी स्टोर हुई है रिवर्स बैक इसको प्रोवाइड करेगा। और दोबारा जब ये मतलब अपनी सारी एनर्जी इस रजिस्टर को प्रोवाइड कर दे उसके बाद ये उठ के ए के ऊपर लग जाएगा, फिर ये यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। फिर ये जब ये फुली चार्ज होगा तो फिर यहाँ से ये यहाँ पे भी आगे लग सकता है। तो हम जब भी इस रजिस्टर को ऑसिलेशन या अल्टरनेटिव करंट देना हो, जब हमने यहाँ पे डीसी करंट प्रोवाइड किया हो इसको अल्टरनेटिव करंट देना हो, तो उस वक्त हम इस तरह के स्विच लगा लेते हैं तो हमारे पास ये सर्किट आ जाते हैं। इसको हम ऑसिलेटर सर्किट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अप्लाई द यहाँ पे केवीएल रूल हमने अप्लाई करना है जो कि किरचॉफ वोल्टेज रूल है या किरचॉफ सेकंड रूल है। यहाँ पे आप अगर करंट की डायरेक्शन देखें, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज है। एक्स पॉइंट से हम स्टार्ट होते हैं, इस तरह से हम यहाँ से यहाँ पे जाते हैं। अब आप देखें मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं तो जो हमारे पास पोटेंशियल आता है वो पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन विल बी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट यहाँ से होते हुए यहाँ पे आते हैं, ये रजिस्टर है। रजिस्टर के क्रॉस अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन में जाए, करंट की डायरेक्शन ये दी हुई है, ये एरो जो है बेसिकली करंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन में अगर रजिस्टर के अंदर से पास करते हैं तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है इसमें मौजूद करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट होती है। साथ इसके नेगेटिव इस वजह से आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव इस वजह से आएगा कि ये यहाँ पे रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल लॉस हो रहा है और हम इस रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाते, करंट से लेफ्ट से राइटवर्ड है, अगर हम राइट से लेफ्टवर्ड जाते तब यहाँ पे आई आर प्लस आना था, लेकिन चूँकि हम उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वजह से आई आर नेगेटिव आया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ या बैक ईएमएफ है ये हमारे पास वी एल आ रही है। और अगर हम इस अप्लाइड बैटरी के अक्रॉस इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। और अगर हम कभी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तब उसके साथ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे भी नेगेटिव के आप ये लॉजिक बता सकते हैं कि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तब यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव। मतलब हमारे पास यहाँ पे तीन पोटेंशियल आ रहे हैं, एक ये पोटेंशियल है, एक ये पोटेंशियल है और एक यहाँ पे ये पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को हमने पॉजिटिव इस वजह से लेंगे कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इसको नेगेटिव इस वजह से लेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव है, और इसको नेगेटिव लेंगे कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, और घूम के हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक्स पे आ जाते हैं। इन सारे पोटेंशियल का हम सम ले लेंगे तो सम किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन है केवीआर रूल पे। तो यहाँ पे अप्लाई द लूप थ्योरम। लूप थ्योरम बेसिकली हम कहते हैं केवीआर रूल को ही कहते हैं। 2RL सीरीज सर्किट स्टार्टेड एट एक्स एंड ट्रेवल्स एंड ट्रेवर्स द लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है केवीआर रूल अप्लाई करने के बाद। ये पोटेंशियल पॉजिटिव, ये आई आर बेसिकली ये वी आर की इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो यहाँ पे हमने वी आर की जगह पे आई आर लिखा है। ये भी नेगेटिव, ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल था जिसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव। और इन सारे पोटेंशियल का आप देख सकते हैं सम हमने किसके इक्वल लिया, ज़ीरो की इक्वल लिया हुआ है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो एप्सिलॉन माइनस आई आर और माइनस वी एल इज इक्वल टू ज़ीरो आता है। इसको अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल जो प्रोवाइड किए हैं ये देखें तो ये इक्वल होता है आई आर प्लस ये वी एल के इक्वल होता है। दिस कैन बी रिटन एज नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्सिलॉन ऐसे आ जाएगा, आई आर ऐसे आ जाएगा, वी एल इज़ अ इंड्यूस ईएमएफ या जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। और हमने पीछे इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा हुआ है जो कि एल डी आई ओवर डी टी है। तो ये डायरेक्टली इसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे
उसके बाद दोनों साइडों पे अब जो इक्वेशन है इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस ये एल आई डी आई ओवर डी टी हो जाएगा। ये जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है इसको ये जो हमारे पास मतलब इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं। एक तो एप्सिलॉन आई है, दूसरा आई स्क्वायर आर है, और थर्ड वन हमारे पास एल आई डी आई ओवर डी टी है। इन तीनों टर्म्स को अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म जो है द टर्म एप्सिलॉन आई, ये जो फर्स्ट टर्म है इस कॉल्ड अ पावर सप्लाई बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये जो ईएमएफ है, जितनी आर एल सीरीज सर्किट को पावर प्रोवाइड कर रही है, ये पावर बेसिकली एप्सिलॉन आई की इक्वल होती है। तो एप्सिलॉन आई हमारे पास पावर सप्लाई बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द एप्सिलॉन आई, ये किसके इक्वल है, कि कहीं पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ये याद होना चाहिए कि ये पावर सप्लाई बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ के इक्वल होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है आई स्क्वायर आर, ये बेसिकली पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर है। ये हमारे पास बेसिकली पावर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। पावर के 3 फार्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई है, फिर V की जगह पे वैल्यू लगाते हैं ओहम लॉ के मुताबिक, तो आई स्क्वायर आर आता है, फिर V ओवर आर आता है, V स्क्वायर ओवर आर। तो ये इसका जो है वो बेसिकली फार्मूला है, 3 इसके फार्मूले हैं। यहाँ पे जो है वो आई स्क्वायर आर इसका फार्मूला लिया हुआ, तो ये पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर ये फार्मूला आता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं द टर्म एल आई डी आई ओवर डी टी, ये लास्ट वाली जो टर्म है इस कॉल्ड अ मैग्नेटिक पावर डेवलप्ड इन इंडक्टर ड्यू टू करंट। ये मैग्नेटिक पावर जो है वो डेवलप जो होती है, मतलब वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी हेल्प से वहाँ पे जो पावर आती है उसको हम यहाँ पे एल आई डी आई ओवर डी टी कहते हैं। ये हमारे पास जो है वो पूरी इक्वेशन के अंदर 3 टर्म्स थी जिनको हमने बारी बारी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। हैंड वी कैन रिटर्न द मैग्नेटिक पावर। मैग्नेटिक पावर को फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू एल आई डी आई ओवर डी टी। मतलब हमारे पास जो पीछे 3 टर्म्स आ रही थी, एक हमारे पास एप्सिलॉन आई, दूसरी आई स्क्वायर आर, और थर्ड वन हमारे पास एल आई डी आई ओवर डी टी। तो एल आई डी आई ओवर डी टी बेसिकली हमारे पास मैग्नेटिक पावर है, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं पी एम से, और पी एम इज इक्वल टू एल आई डी आई ओवर डी टी आता है। तो द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। मैग्नेटिक पावर जो है ये हमारे पास जो टर्म आती है, इस टर्म को अगर हम देखें, ये हमारे पास जो पी एम आ रहा है ये हमारे पास मैग्नेटिक पावर है। मैग्नेटिक पावर की डेफिनेशन क्या है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मैग्नेटिक पावर। तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास आ जाएगा कि ये जो मैग्नेटिक पी एम है इसको हमने किसके इक्वल लिख लिया, डी यू एम ओवर डी टी। मतलब ये इसकी डेफिनेशन है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड मैग्नेटिक पावर। तो ये मैग्नेटिक पावर की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली कि अगर हम ये जो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई है इसका अगर हम पर यूनिट टाइम ले लेते, पर यूनिट टाइम बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी आता है, तो इसकी जगह पे हमने ये फार्मूला लिखा, ये सारी टर्म एज इट आ गई। दोनों साइडों पे डी टी डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये आपस में कट जाएगा, तो डी यू एम इज इक्वल टू एल आई डी आई आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर देखना चाहते हैं, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन लेने से यू एम इज इक्वल टू एल इंटीग्रेशन आई इंटू डी आई आ जाएगा। जब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास चूँकि करंट है तो इसका आई स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे इसका 2 होगा, 2 को हम जो है वो 1/2 करके लिख सकते हैं, तो 1/2 एल आई स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो एल हमारे पास इंडक्टेंस है, इसका भी हमें नहीं पता, आई उसके अंदर से पास होने वाला करंट है, इसका भी हमें नहीं पता। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे लेके आएंगे, इस जगह पे पुट करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले आई की वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं तो फिर हम कहाँ से लेंगे, दिस इज अ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ऊपर वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर है, इसके अंदर अभी कमी है। एल और आई की वैल्यू पुट करेंगे फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ इंडक्टर थ्रू विच कंडक्टर आई फ्लो एंड हैविंग एन टर्न पर यूनिट लेंथ। तो इसका फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड से हम देखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो उस इंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हुई है उसका फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। तो अगर हम यहाँ पे आई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास बी ओवर म्यू नॉट एन आ जाता है। दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन।
इस आई की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है, म्यू एम इज इक्वल टू 1/2 एल बी ओवर म्यू नॉट एन का स्केयर आ जाता है। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। अब हमने यहाँ से कहीं से ला के एल की वैल्यू पुट करनी है। वी नो दैट एल इज द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड और वी हैव द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर स्मॉल एल ए, ये इसका फार्मूला आ जाता है। इसकी वैल्यू अगर आप अबाव इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट इस तरह से आ जाता है 1/2 ये म्यू नॉट एन स्केयर एल ए और नेक्स्ट हमारे पास ये बी और म्यू नॉट एन का स्केयर है। अगर हम इस बी और म्यू नॉट एन का जो ऊपर होल स्केयर है इसको ओपन करें और आपस में जो इसकी वैल्यू कैंसिल आउट और इसको कैंसिल करें तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाता है यू एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट ए एल। ये हमारे पास जो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक इन टर्म ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ इंडक्टर, इसका ये फार्मूला आ जाता है जो कि एनर्जी हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है जो कि इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाती है, उसका ये फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी देखना चाहते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की जो इक्वेशन है वो लिखी हुई है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू एम। जो एनर्जी हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी है उसको हम कैपिटल यू एम से डिनोट करते हैं और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू एम से डिनोट करते हैं। और इस तरह से हमारे पास इसके जो यूनिट हैं वो जूल पर मीटर क्यूब आ जाएंगे। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक एनर्जी इसका यूनिट जूल हो जाएगा और पर यूनिट वॉल्यूम तो इसका यूनिट क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे स्केयर लिखा हुआ है, बेसिकली ये मैग्नेटिक एनर्जी का जो यूनिट है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट जो डेंसिटी है इसका यूनिट हमारे पास जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट आता है। नेक्स्ट आपको फार्मूले से बता देता हूँ किस तरह से इसका यूनिट है। ये इसका फार्मूला है, यू एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, जो इसका यूनिट जूल है तो जूल पर मीटर क्यूब इसका फार्मूला आएगा। नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इंडक्टर है उसकी अगर हम वॉल्यूम लिखें तो उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए और उसकी लेंथ स्मॉल एल है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लिखें तो नेक्स्ट अगली इक्वेशन में हम यू एम की वैल्यू जब पुट करते हैं, ये यू एम की वैल्यू जब यहाँ पे यू एम की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आई ओवर ए एल बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट ए एल आ जाता है। ये ए एल इस ए एल से कट जाएगा तो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट, दिस इज़ द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो ये इसका फार्मूला। तो डिफरेंस आप देख लें मैग्नेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में क्या फ़र्क है, तो ये इनके फार्मूलेज हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।